जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी के वाइबा के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप इस क्लास में बने रहिएगा। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको आज हम जो है वाइबा से संबंधित चीज़ें बताने वाले हैं कि कैसे वाइबा आपको देना है, क्या क्या आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको अपनी फाइल को तैयार करना है, एग्जामिनर के सामने जाना है तो कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनके साथ हमको कैसे रहना है। तो हर चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चले आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आपको ये बात तो हमने शुरू में ही बता दिया कि आज हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12th की बायोलॉजी के वाइबा के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। आप सभी लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो पेपर हमारा होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? बायोलॉजी अपने आप में जो है 100 मार्क्स को कंटेन करती है, लेकर चलती है। उस 100 में से जो है आप देखिए 70 तो हमारे जो है हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हमारे हाथ में। जैसे आपको एग्जाम जो देते हैं हम लोग हैं, जो आप एग्जाम देंगे वो 70 नंबर का होता है। ठीक, तो 70 नंबर का एग्जाम देते हैं और उस 70 नंबर में बच जाता है कितना? 30 नंबर हमारा बचता है। जो 30 नंबर हमारे प्रयोगात्मक कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है, जो स्कूल के अंदर प्रयोग किए जाते हैं लैब से संबंधित, और जो फाइल्स बनती हैं, जो एग्जामिनर्स आपसे सवाल पूछते हैं, जो आपके बिहेवियर्स होते हैं, उन सबको मिला जुला करके आपका जो है 30 नंबर होता है। आप सीधी सी एक बात सीधी लाइन में कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो है अपने आप में 30 नंबर का होता है और थ्योरी जो होती है वो 70 नंबर का होता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया। अब देखिए कुछ बातें हमने यहां पे लिख रखी है आपके लिए। प्रयोगात्मक, देखिए प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन निम्न तरीके से होता है, जैसे हम आपको नीचे बताएंगे। अधिकतम अंक हमारे पास कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस चीज को आपको याद रखना है कि अधिकतम अंक हमारे पास कितने हैं, किस चीज के? प्रयोग जो प्रयोग होते हैं उसका हमारे पास अंक कितने हैं? तो वो आपके पास अंक कितने हैं? वो 30 है। ठीक है, तो आपके पास जो है प्रैक्टिकल नंबर कितने हैं? 30 होते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी पता भी है। देखिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपको कम से कम कितना पाना है अपने प्रैक्टिकल में? जो आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको कम से कम कितना लाना है? 10 नंबर आपको लाना ही है। 10 नंबर आपको आना ही चाहिए, अन्यथा आप प्रैक्टिकल के अंदर भी फेल हो सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो 70 नंबर वाला एग्जाम ही पास करें, बेटा ये भी पास करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्कूल वाले जो होते हैं उनके हाथ में 15 नंबर होता है, तो प्रैक्टिकल में जनरली कोई फेल नहीं होता है। प्रैक्टिकल के अंदर कोई फेल नहीं होता है। अगर फिर भी किसी की किस्मत खराब है, कहते हैं ना कि जब चारों तरफ से सब कुछ गड़बड़ चलता है तो वो इसमें भी फेल हो सकता है। तो ठीक, तो 10 नंबर तो भाई प्रैक्टिकल में आपका आना ही आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कैसे आपको रहना है कि 10 नंबर नहीं लाना है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमको 30 में से 30 लाना है। बात समझ में? अगर 30 नहीं आ रहा तो कम से कम 29 आए, 28 आए। 10 आएगा तो किधर मुंह दिखाएंगे? अपने स्कूल से जब 10 नंबर मिलेगा तो सोचो कि हाई जो 70 नंबर का पेपर देंगे थ्योरी वाला, उसमें क्या नंबर मिलेगा? तो मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे हम लोग। तो इसलिए कम से कम 30 में से 27, 28, 29 तो आना ही चाहिए, और टारगेट 30 होना चाहिए कि भाई 30 में 30 चाहिए। और समय कितना होता है? 4 घंटे का समय होता है। ठीक है, ये आपके पास इस स्लाइड से संबंधित, और जो मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए तो उससे संबंधित हमने सभी बातें आपको बता दिया है। चलिए अब हम लोग अगली बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्या होता है? बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन का अर्थ ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो बाहर से एक टीचर आते हैं, जो आपको ही पता होगा, एक टीचर आएंगे, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, वो आपके फाइल को चेक करेंगे, आपने जो चार्ट बनाया रहता है, आप डायग्राम से संबंधित कुछ बनाते हैं, उससे कुछ सवाल जब आप करते हैं, उनके हाथ में कितने नंबर होते हैं तो उसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 10 और +5 कितना हो जाता है? 15। तो 15 नंबर जो है आपके बाहर के जो टीचर आते हैं आपके स्कूल में, जो आपका वाइबा लेने आएंगे, ठीक, उनके पास कितना नंबर का पावर है? 15 नंबर में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसमें से वो आपके कुछ नंबर कम कर सकते हैं, पूरा भी दे सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी जगहों पे तो घूसखोरी का भी चलता है कि कुछ पैसा वैसा ले लेते हैं पहले से ही स्कूल के टीचर्स, और वो जो वाइबा लेने आते हैं उसको
दे देते हैं, वो बकायदे नंबर चढ़ा करके चला जाता है। ये आम बात है, कई जगह पे चीज़ें सुनने के लिए मिलती है कि बच्चों से इतना नहीं इतना पैसा लिया गया है। पहले विद्यालय में घूस देने की पहले से बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है कि एग्जाम में ऐसे ऐसे पेपर को लीक कराए जाते हैं। तो मतलब कि 9, 10, 11, 12 में पहले बच्चा एक घूस दे चुका रहता है, फिर वो आगे चल करके यूपीएससी, नीट, आईएएस, बीपीएससी जैसे एग्जामों में लीक कराने की क्षमता रखने लगता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग पहले से दी जाती है। चले, तो ऐसे एग्जामों से ट्रेनिंग लेता रहता है। समझ रहे हो ना कि एक बच्चे की साइकोलॉजी कौन तैयार करता है। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अगर इस तरह का करप्शन रहेगा तो बाकी आगे चल के बीपीएससी का यूपीएससी लीक कराएंगे। चले, तो देखते हैं बाह्य मूल्यांकन क्या चीजें होती हैं। कोई 2 प्रयोग क्या हो सकते हैं, आपके जो 2 प्रयोग होंगे उन 2 प्रयोगों के नंबर आपके पास कितने होते हैं, देखिए 10 हो सकता है। ठीक है, तो 2 प्रयोग होगा तो हर प्रयोग 5 नंबर का होता है, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, खंड क और खंड ख में से एक प्रयोग होते हैं और प्रयोग पर आधारित मौखिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो आप प्रयोग करेंगे 2 उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मौखिक सवाल मतलब जो टीचर आए रहेंगे वाइवा वाले, वो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेंगे। कोई सवाल पूछेंगे छोटा सा सिंपल सा, उसका आप अगर जवाब देते हैं, अच्छे से जवाब देते हैं, तो उसके ऊपर वो आपको 5 नंबर देते हैं। तो मिला जुला के कुल उनके पास कितना नंबर है, 15 नंबर है, जिसमें वो सब कुछ कर सकते हैं। कभी काल जो है आपके जो स्कूल के टीचर होते हैं वो भी कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो बाहर से आए हैं वही पूछें या जो अंदर से घर स्कूल के टीचर हैं वही पूछें, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी काल आगे पीछे थोड़ा सा चलता रहता है, लेकिन सामान्य जो नियम कानून है कि जो बाहर से आते टीचर हैं वही ज़्यादा आपसे सवाल पूछने वाले हैं। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। जब कभी भी आप टीचर के सामने जाते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन बेटा वाइबा रहे उस दिन तो पहले तुम नहा धो के जाना, छछुन्नर मत जाना। नहा धो के अच्छे से, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अगर दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा है तो शैतानों की तरह न जाइएगा, बढ़िया से कटा उटा के अच्छे से हैंडसम, ब्यूटीफुल हैंडसम पे ध्यान दीजिएगा। आप अच्छे से, आपकी लुकिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक प्रकार का नहीं, इंटरव्यू ही एक प्रकार का ये है। तो आप सुनिएगा, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप अच्छे से बाहीं हुई एकदम सब फोल्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उठा के सब कालर खड़ा करके ओए मास्टर क्या बोलता है तू, ऐसे नहीं जाना है, नहीं तो मार्क तू झापड़, आपका नंबरों काट लेगा और भगा देगा घरे। ठीक, तो ड्रेसिंग सेंस एकदम अच्छा सा होना चाहिए। और फिर आप जाइए एग्जामिनर के पास, थोड़ा जब आप उससे मिलने जाते हैं तो जो समय है, जैसे सुबह सुबह पहुंच गए हैं तो उससे जाइए, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा ऐसे लगे कि नहीं स्टूडेंट हो और उसको ये भी लगे कि मैं टीचर हूं। बात समझ में आएगी नहीं, उसको ये ना लगे कि तुम मेरा मतलब पड़ोसी है, उसको ये भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टीचर एक ऐसा पोजीशन है जिसको सबसे अधिक रिस्पेक्ट चाहता है। तो टीचर के सामने जैसे ही जा रहे हो, गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा नमी वाले भाव में, मतलब न बहुत ज़्यादा सिकुड़ के न बहुत ज़्यादा अकड़ के, नॉर्मली पोजीशन में आप उसको बोलिए गुड मॉर्निंग सर। मैम है तो मैम को बोलिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से बोलिए और उससे कोशिश करिएगा कि हल्का सा स्माइल के साथ आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। हल्की स्माइल के साथ आप उससे बात करने की कोशिश करिए। उनके आई कांटेक्ट को बनाने की कोशिश करिए कि आई कांटेक्ट में बात हो पाए। और कोई ज़रूरी नहीं कि आई कांटेक्ट का मतलब कि लगातार उसके आँखियाँ में देखते रहो। उससे ना तो प्यार करना है, ना मोहब्बत करना है, ना ही दुश्मनी करना है। बात समझ में? तो लगातार उसके आई कांटेक्ट रखने से भी दिक्कत होता है कि आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं या सामने वाले को लगे कि बकलोल हमको चूतिया समझ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल आई कांटेक्ट मतलब आवश्यकता है तो आई कांटेक्ट हो, ना आवश्यकता है तो आई कांटेक्ट भी ना हो। इस तरह का चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी, कैसे टीचर के सामने हमको पेश होना है उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। ड्रेसिंग सेंस और पर्सनालिटी, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो सब कैसे है। बोलने के तरीके में आप बहुत जल्दी फड़फड़ा के ना बोलें, ना एकदम रेक कर बोलें, एकदम धीरे धीरे ऐसे भी नहीं बोलना है, बहुत तेज भी नहीं बोलना है, नॉर्मल ढंग से, नॉर्मल कंफर्टेबल होकर बोलिएगा। एकदम डरना बिल्कुल नहीं है, डर गया जो वो मर गया, ये बात गब्बर बोला था। ठीक, तो इस बात को भी हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए, तो आंतरिक मूल्यांकन के बारे में देखिए क्या होता है। ये जो प्रयोगात्मक रिकॉर्ड होते हैं, जो आप प्रयोग फाइल वाइल बनती नहीं है, टीचर बनाते हैं, स्कूल के टीचर फाइल बनवाते हैं, तो उस फाइल के बारे में आपके अच्छे से बनाइएगा, अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक, प्रोजेक्ट कार्य एवं उस पर आधारित मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फाइल आप देखिए क्या है, जो है 4 नंबर, उस पर आधारित सवाल 8 नंबर और सूत्रीय कार्य सतत मूल्यांकन, मतलब कि आप सत्रीय पूरे एक सत्र में कार्य करने का आपका तरीका क्या था। आप इस जो स्कूल का टीचर था उसको कभी परेशान तो नहीं किए हैं,
ठीक, उसको खूब उसके साथ, जैसे आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के साथ बदतमीजी करते हैं, अगर इस तरह का आपका रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है कि वो टीचर जो है आपके नंबर काटने वाले फिर तय हैं। इसलिए टीचर के सामने टीचर से बदतमीजी नहीं करना चाहिए। टीचर बदतमीजी करने के लिए नहीं बना है, वो सीखने के लिए बना है। उससे सीखिए, उसकी इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए। दुनिया में 2 ही 3 तो लोग हैं यार जिसकी रिस्पेक्ट करने के योग्य है। वो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक ऊंचा दर्जा किसको मिला है? मम्मी पापा को मिला है, गुरु को मिला है। तो कम से कम इन तीनों का तो भाई सम्मान करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। वह उसका नैतिक कर्तव्य होता है, वह उसका नैतिक कर्तव्य है। चलिए, तो अब हम लोग ये समझ गए कैसे कैसे नंबर हमको दिए जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो नंबर 1 पे आता है, देखिए, उद्देश्य स्लाइड द्वारा पराग कण के अंकुरण का अध्ययन। ठीक, जैसे पराग कण क्या है आपसे पूछ लेंगे, तो आपको पराग कण क्या है ये जानते रहिए आप कि पराग कण क्या है। पराग कण प्रथम नर युग्मकोद्भीत कोशिका होती है। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। पराग कण की पुरानी नाल में कितने युग्मक बने होते हैं, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। आगे देखिए, पेनोलॉजी क्या है। ठीक, पेनोलॉजी क्या है? पराग कण के अध्ययन को कहते हैं। पराग कण का भीतरी स्तर अंतःचोल किस रसायन का बना होता है? तो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये सब क्लास में देखिए हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें कौन सा चीज सोचो नहीं पढ़ाया हूं, हर चीज पढ़ाए हैं। चले, नर युग्मकोद्भीत की प्रथम कोशिका क्या होती है? तो देखिए क्या होता है, प्रथम कोशिका क्या होती है? परागकण होता है। किस भित्ति स्तर में पेक्टोसेलुलोज पाए जाते हैं? तो अंतःचोल के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए, उद्देश्य हमारा जब बदलेगा, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट जब कुछ होगा उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा? क्लाइड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना। ठीक, जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्जामिनर से एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपसे ना 1 लाइनर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। 1 लाइनर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि कोनो बड़ा सा सिद्धांत समझा दो। वो कोशिश करता है कि सीधा क्वेश्चन सीधा जवाब, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन 1 लाइनर आंसर, ये होता ही है वाइवा के अंदर। क्योंकि उसको 2-4 सवाल पूछ के रिजेक्ट दूसरा बच्चा लाना है। उसके पास इतना समय नहीं कि बैठ करके आपका 40 मिनट एग्जैक्टली यूपीएससी का इंटरव्यू लेगा। वो ये नहीं करेगा, वो डायरेक्ट सवाल पूछेगा। ठीक, जनसंख्या घनत्व तो क्या है? देखिए, क्लाइड्रेट किसे कहते हैं? ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, समष्टि से आप क्या समझते हैं और डेमोग्राफी से आप क्या समझते हैं, ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। समष्टि घनत्व तो क्या है? ठीक, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। उद्देश्य देखिए जब बदल जाएगा तो क्या होगा? कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री विभाजन किसे कहेंगे? समसूत्री कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिका की संख्या कितनी होती है? समसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्व अवस्था के लक्षण लिखिए। अगला देखिए, मध्य अवस्था की पहचान का लक्षण लिखिए, पश्च अवस्था का लक्षण लिखिए। ये सब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उद्देश्य नंबर अगर बदल देंगे, अगला देखिए, डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शर्करा का नाम लिखिए। डीएनए आरएनए का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा। किसी बीमारी के होने के कारण पूछ सकते हैं, उस बीमारी की पहचान पूछ सकते हैं। जब भी सवाल पूछेगा एग्जामिनर, देखिएगा 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछेगा, 1 लाइनर। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और बच्चे ज़्यादा हैं, निपटा करके जाना है, उसको खाना पीना भी है। क्योंकि जब वाइवा में टीचर जाता है तो उसकी खूब खातिरी होती है, मतलब ऐसा लगता है ससुराली आ गया है टीचर। वो बात समझ में नहीं, खूब उसको खिलाया पिलाया जाता है, तो उसका ध्यान खाने पीने पर भी रहेगा। आपके पास उसके पास समय कम रहेगा आपको देने के लिए, जल्दी जल्दी सवाल पूछ के जल्दी हटाएगा। चलिए, डीएनए की पंचकाम शर्कराओं के बारे में बताइए। ये सब आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन से 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले प्यूरिन के नाम लिखिए। ये सब उद्देश्य अगला देखिए, विभिन्न कारकों के द्वारा परागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन करना। इससे संबंधित कुछ सवाल पूछ लेगा आपसे। देखिए, मक्का में किस प्रकार का परागकण पाया जाता है? मक्का से निकलने वाली लंबी रोमिल संरचना क्या है? मक्के के पुष्प में मादा पुष्पक्रम कहाँ होते हैं? ये सब सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बेटा आपको ना पता होनी चाहिए। ठीक, ये सब सवाल देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चले, तो ये आपको समझ में आ गया कि सवाल आपसे किस तरह के पूछे जा सकते हैं। ये आप देख लीजिए कि सवाल आपके सामने है। एक बार आप इस सभी सवालों को कम से कम तैयार कर लीजिएगा। एग्जामिनर जो आपसे है इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल देखिए,
वर्णांता कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति क्या दर्शाती है, ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एंट अमीबा कौन सा रोग उत्पन्न करता है, पेचिस का प्रसार कैसे होता है। सोचिए, ये सिंपल सवाल है। मलेरिया में किसके मुक्त होने से ज्वर आता है, एस्केरियासिस रोग के लक्षण क्या है, द्विपोषिक जीवन चक्र किस परजीवी से होता है। ये सब सवाल हम लोगों से वाइबा में पूछे जाने की संभावना होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमने आपको बताया है वही सवाल पूछेगा। इसमें से कुछ सवाल वो पूछ भी सकता है, हो सकता है कि सब पूछ ले, हो सकता है एक कौन पूछे, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हर चीज़ की। एक टीचर हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये सभी बातें समझ में आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो किस किस बच्चे को राइटिंग, किस किस को आंसर राइटिंग की जो कॉपी कैसे लिखी जाए, अगर इसका आपको वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बताइए कि हमको इस चीज़ की भाई वीडियो बताइए, समझाइए। उसके ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार आपको समझाने की, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको बताया हूँ उस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और टीचर्स, गुरु, मम्मी पापा, समाज, सबका सम्मान करते रहिए, सबसे ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सम्मान नहीं करेंगे तो आप राक्षस प्रजाति में चले जाएंगे। सम्मान करते रहिए, आप कम से कम महानों की लिस्ट में आएंगे। चलिए।